हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज से हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मिशन शुरू करने जा रहे हैं इस चैनल से जुड़े सभी सदस्यों के लिए। इसका नाम है मिशन गंगा विजय। ये टेस्ट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं हम। जिस तरह से बिहार में गंगा नदी बिहार को आर पार कर जाती है, उसी तरह से हम इस बार बीपीएससी क्रैक ज़रूर करेंगे। तो इसलिए टेस्ट सीरीज शुरू किया। 150 क्वेश्चंस का सेट, रोज़ प्रैक्टिस करेंगे। ओके, जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक के लिए हम लगभग में हर हफ्ते 3 से 4 टेस्ट सीरीज़ मिनिमम लगाएंगे। अलग अलग टेस्ट सीरीज आएंगे जो अलग अलग कोचिंग्स के आते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि सबका टेस्ट सीरीज लगभग में कंप्लीट करें। ओके, तो आज जो हमने शुरू किया है, ये बुक आती है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, यूथ कंपटीशन टाइम्स करके। इसका टेस्ट सीरीज आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो आप लोगों से बस एक ही चीज़ है कि आप इसको शेयर कर दें ज़रा, ओके, जिससे ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। फ्री में उपलब्ध हो जाए किसी को कुछ भी, तो उसमें क्या जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज से। 150 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम। जीएस के क्वेश्चंस मोस्टली प्रैक्टिस करेंगे। कोशिश करेंगे मैथ्स के क्वेश्चन में ना इन्वॉल्व हो हम लोग, बस जीएस के करके निकलते चले जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो जौ का यूज़ किया गया था। मानव द्वारा सबसे पहले जौ का यूज़ किया गया था। जौ को उपजाया भी था और इसका सबसे पहले उपयोग किया गया था। दूसरा है वैदिक कालीन सदानीरा नदी का वर्तमान नाम क्या है। सबको पता होगा सदानीरा नदी किसको कहा जाता है, तो गंडक को। और बिहार को क्या कहा गया है ऋग्वेद में, व्रात्य प्रदेश मतलब ऐसा प्रदेश जहाँ पर नहीं रहना चाहिए। किंकट प्रदेश ऐसा प्रदेश जहाँ पर लोगों को नहीं जाना चाहिए, ये कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन सदानीरा, ये कर दिया हमने। तीसरा है चन्हू का उत्खनन का निर्देशन किया था किसने, तो तीसरे का आंसर होगा बी, J.H. मैके ने। तीसरे का बी हो जाएगा। चौथा है निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। तो चौथे क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। आप लोग अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते तो वीडियो को पॉज कर लेना, ओके, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, फिर तो मैं आंसर बताऊंगा ही। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरा चैनल ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम का, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल होगा, इस टेलीग्राम पर सर्च करो, मिल जाएगा। ओके, तो चौथे का क्या आंसर हो जाएगा। चौथे का होगा देवदत्त था जो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाह रहा था। एक्सप्लेनेशन भी पीडीएफ में मिल जाएगा। पांचवा है कि बराबर पर्वत के क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले कौन थे। बौद्ध, आजीवक, श्वेतांबर जैन, दिगंबर जैन कौन थे। तो पांचवा का क्या आंसर हो जाएगा, बी थे, आजीवक संप्रदाय। ओके, मुखली पुत्र जो थे, मुखली पुत्र गोसाल, मुखली पुत्र तिस, वो आजीवक संप्रदाय से ही जुड़े हुए थे। आजीवकों का क्या मानना होता है, ये भाग्यवादी होते हैं कि भाग्य में जो कुछ है वही मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ भाग्य पे छोड़ दो। आजीवक संप्रदाय यही मानता है। छठा क्वेश्चन पे चलते हैं। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में वसूलने का दावा किया था। तो वो सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। छठा का सी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का आधा भाग, आधा भाग कर के रूप में वसूलना शुरू कर दिया था। इसका कोशिश था कि जनता को गरीब बनाया जाए। क्यों, क्योंकि गरीब जनता विद्रोह नहीं करेगी, कमज़ोर होंगे लोग। और दीवाने रियासत नाम का एक बनाया था इसने विभाग, जो क्या करती थी, दीवाने रियासत मूल्य कंट्रोल करती थी पूरे राज्य में, ख़ास तौर से शहरी भागों में। तो छठा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। सातवें पर चलते हैं। दिल्ली में किस सुल्तान ने प्रथम तक खलीफा के नाम पर खुतबा नहीं पढ़वाया। किस सुल्तान ने खलीफा के नाम पर कोई खुतबा नहीं पढ़वाया। तो सातवां का क्या आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। सातवां का बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी जो था कट्टर तो था, लेकिन ये खुद को खलीफा का दायां हाथ कहता था कि मैं खलीफा का दायां हाथ हूँ। ओके, आठवां क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह एक 4 मंजिली संरचना है, यह इल्तुतमिश द्वारा पूरी की गई, ऊपर की ओर इसकी परिधि क्रमशः कम होती गई है, प्रारंभिक 3 मंजिलों की अधियोजना में भिन्नता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आठवां का क्या हो जाएगा, ए। क्यों, क्योंकि इसमें 4 मंजिला तो थी, लेकिन 4 मंजिल गिर गई थी। एक ऊपर वाला मंदिर जो था, उसके बाद से फिरोज शाह तुगलक ने जब इसका पुनर्निर्माण करवाया तो इसमें 2 मंजिल और जोड़ दिए, तो 5 मंजिल हो गए। ओके,
9वां है अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा का सदस्य कौन था? अकबर के विरुद्ध। तो 9वां का क्या आंसर हो जाएगा? ए, मुल्ला याजदी। मुल्ला याजदी। और जौनपुर के बारे में क्या खास है? जौनपुर की स्थापना किसने करवाई थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। फिरोज शाह तुगलक ने, तुगलक वंश का था। किसकी याद में करवाई थी? तो एमबीटी, जिसका बचपन का नाम था जौना खां। जौना खां, इसकी याद में करवाई थी, अपने भाई की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 10वां क्वेश्चन पर। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़, उसके बाद से है कि ओस्टेंड कंपनी। तो 10वां का क्या आंसर हो जाएगा? 10वां का आंसर होगा ए, लिवेंट कंपनी को। ओके, लिवेंट कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 10वां का ए हो जाएगा। 1592 में हुआ था इसको। अगले पर चलते हैं कि निम्नलिखित में किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए? मराठों की स्वतंत्रता छीन गई। 11वां क्वेश्चन। तो 11 का क्या होगा? पुरंदर की संधि, पंढरपुर की संधि, पुरंदर की संधि, सलवाई की संधि, बेसिन की संधि। तो बेसिन की संधि होगा। इसका आंसर 11 का डी हो जाएगा। ओके, बेसिन की संधि कब हुई है? 1802 में। इसके तहत अंग्रेजों की संरक्षण को स्वीकार कर लिया मराठों ने। ओके, 12वें पर चलते हैं। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध रॉबर्ट क्लाइव ने एक षड्यंत्र रचा। निम्नलिखित में से किसने इस षड्यंत्र में भाग लिया था? सिराजुद्दौला के खिलाफ जब रॉबर्ट क्लाइव किस युद्ध की बात कर रहा है? पलासी की बात कर रहा है। तो उसका मददगार कौन कौन था? मीर जाफर, मीर कासिम, मीर जाफर, अमीन चंद्र, मीर जाफर, मीर कासिम, अमीन चंद्र, मीर कासिम तथा अमीन चंद्र। ई ऑप्शन। तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, मीर जाफर और अमीन चंद्र शामिल था। जब मीर जाफर के खिलाफ साजिश रचेगा तो उसमें मीर कासिम शामिल होगा। 13वां है कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा? 13 का आंसर होगा सी, 1871। अंग्रेज क्या करते थे? बहुत सारे ट्राइब्स, जिनमें एक मीना है, मीना ट्राइब्स जो है ना, इनको वो क्या करते थे कि इनको क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित कर देते कि इस ट्राइब में अगर कोई व्यक्ति जन्म हुआ है तो उस जन्म से ही क्रिमिनल है वो। अंग्रेजों का कानून था ये। अगले पे चलते हैं। 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? 19वीं शताब्दी की बात कर रहा है ये। 19वीं शताब्दी यानी कि 1800 ईस्वी 1 से लेकर 1899 तक। ओके, इसकी बात कर रहा है। तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा? 14 का आंसर होगा सी, भू राजस्व था। भू राजस्व। हम देखते हैं इसी बीच में कौन कौन सी व्यवस्था लाई जाती है। जमींदारी कब आई? जल्दी बताओ। 1793। उसके बाद से महालवारी, रैयतवारी, ये सभी व्यवस्था इसी समय लाई जाती है 19वीं शताब्दी में। ये किसी को अगर जमींदारी व्यवस्था पढ़नी हो तो जाके देखना, मैंने खुद से लेक्चर पढ़ाया है उसका, हैंड रिटन नोट से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 का क्या आंसर हो जाएगा? सी। 15वां पे चलते हैं। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। कहाँ से थे 1857 के सबसे ज़्यादा विद्रोही किस जगह से थे? बंगाल से, अवध से, बिहार से, राजस्थान से, या ऑप्शन ई। तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा? अवध से। इसीलिए जब बाद में अंग्रेजों ने सेना भर्ती में अवध, बिहार, बंगाल के सैनिकों की संख्या कम कर दी, गोरखा सैनिक या उत्तराखंड से रिलेटेड जो भाग हैं, कुमाऊं, गढ़वाल सैनिक या सिख सैनिक, इनकी संख्या बढ़ा दी गई। अगले पर चलते हैं कि संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? ब्रिटिश विरोधी। तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा? 16 का होगा सुरेंद्र शाही। सुरेंद्र शाही संबलपुर से थे। ओके, सुरेंद्र शाही उड़ीसा के संबलपुर से थे ये। यह कौन कहता था? 17वां क्वेश्चन है कि धर्म सामाजिक सुधारों का समर्थन नहीं करता तो उसे बदल देना चाहिए क्योंकि वह मानव द्वारा रचित है। ये किसने कहा था? गोपाल हरि देशमुख, स्वामी विवेकानंद, बीजी तिलक, दादा भाई नौरोजी। तो 17 का क्या आंसर हो जाएगा? 17 का होगा गोपाल हरि देशमुख। ये कहते थे कि धर्म, अगर मानव सुधार नहीं हो सकता है धर्म के द्वारा तो धर्म को बदल दो। समझ गए? आगे चलते हैं। 18वां है कि अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? ऑप्शन देखो, आगा खां, अब्दुल लतीफ़, सैयद अहमद खां, सैयद मीर अली। तो 18 का क्या आंसर हो जाएगा? सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खान जो है। एक सैयद अहमद बरेलवी भी हैं। कौन है वो? किस आंदोलन से? बहावी। इसका प्रमुख केंद्र में से कौन सा एक था? बीपीएससी में तो 1000 बार पूछा है ये, याद रखना, पटना। ओके,
तो 18 का क्या आंसर हो जाएगा? सैयद अहमद खान। ये सैयद अहमद खान है, भावी वाले सैयद अहमद बरेलवी हैं। 19वां एक निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज का नेता था? प्रार्थना समाज का नेता की बात कर रहा है। तो प्रार्थना समाज जब भी आता था किसका नाम लेते हैं हम? तो 19 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, आरजी भंडारकर। आरजी भंडारकर। केशव चंद्र सेन ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ओके, और इसके प्रमुख संस्थापकों में है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे। ओके, महादेव गोविंद रानाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, और आरजी भंडारकर तो है ही। अगला आगे पर चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आरजी भंडारकर। और किन किन का नाम लिया मैंने? और लिया मैंने नाम अभी मिला रानाडे का, महादेव गोविंद रानाडे जी हैं। उसके बाद से केशव चंद्र सेन जी ने 1867 में इसकी स्थापना की थी। ओके, याद रखना ये चीज़। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 20वां क्वेश्चन। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 20 का आंसर हो जाएगा डी, 15 अगस्त 1906 को। 15 अगस्त 1906 नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी। 21वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया? एनी बेसेंट, अंबिका चरण मजूमदार, जेबी कृपलानी, बाल गंगाधर तिलक। तो बीजी तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। बहुत बार कोशिश हुई कि बनाया जाए इनको। पूना में याद होगा 1907 में विवाद जब हुआ था, पूना में जब कांग्रेस का विभाजन हो गया था, तो तब भी एक रीज़न यही था कि बीजी तिलक को बनाया जाए, गोपाल कृष्ण गोखले जी को बनाया जाए, क्योंकि वो नरम दल से थे, ये गरम दल से थे। तो बाल गंगाधर तिलक ऐसे नेता हैं जो कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बने, कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? 27th पूछ रहा है। तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा? 22 का हो जाएगा डी, बांकीपुर में हुआ था। ये बीपीएससी का पिछले साल का क्वेश्चन है, 66 का। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर 23 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? 23 नंबर क्वेश्चन है, किसने लगाया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करती है? तो 23 का क्या आंसर हो जाएगा? 23 का होगा बी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये कांग्रेस उदारवादी जो था, उदारवादी जिसको साधारण भाषा में क्या बोला जाता है? नरमपंथी। ओके, तो नरमपंथियों पर यह आरोप लगाया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। 24वां है कि बंगाल 1905 विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा एक हुआ। कब से फिर से एक को कर दिया बंगाल को? तो बंगाल को एक किया गया 1911 ईस्वी में। 24 का सी हो जाएगा, 1911 ईस्वी में इसको फिर से एक कर दिया गया। ब्रिटिश जॉर्ज पंचम और महारानी जब भारत आई थी, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, उसी समय इसको रद्द कर दिया गया। दिल्ली में अगर रहते होगे तो कोरोनेशन पार्क है जो इसी जॉर्ज पंचम के आगमन में बनाया गया था। 25वां है कि निम्नलिखित में कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील। तो 25 का क्या आंसर हो जाएगा? 25 का होगा बी, जगत नारायण मुल्ला, जगत नारायण जी। ओके, ये थे सरकारी वकील काकोरी कांड में। 26 है कि कांग्रेस और लीग समझौता, लखनऊ समझौता 1916 किनके संयुक्त प्रयत्नों से संपन्न हो चुका था? बेसेंट तिलक, मालवीय और तिलक, मदन मोहन मालवीय और तिलक, जिन्ना एवं तिलक, तिलक एवं गांधी। तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा? 26 का होगा डी, मोहम्मद अली जिन्ना और बीजी तिलक, इनके प्रयत्नों से हुआ था। 26 का डी हो जाएगा। तिलक के वकील थे मोहम्मद अली जिन्ना। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? निवारक हत्या मॉन्टेग्यू ने किया है। 27 का क्या हो जाएगा? 27 का बी, जलियांवाला बाग नरसंहार। इसको मॉन्टेग्यू जो उस समय था भारत का गवर्नर सचिव था, उसी ने किया था कि ये एक निवारक हत्या था। 28 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कथन महात्मा गांधी की आत्मकथा के विषय में सत्य नहीं है? तिनकठिया प्रथा का इसमें वर्णन है, सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति का इसमें वर्णन है, इसमें इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का वर्णन है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 का वर्णन है। तो 28 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, ये सत्य नहीं है। 29 नंबर है कि 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? सबको पता होना चाहिए ये चीज़। 29 का क्या हो जाएगा? सी, ताशकंद में, ताशकंद में हुई थी। ओके, किसने की थी? एम एन राय, मानवेंद्र नाथ राय जो हैं वो हैं, और अवनी मुखर्जी हैं, मोहम्मद अली हैं और अन्य नेताएं हैं। 26 दिसंबर 1925 को फिर से इसका स्थापना कानपुर में हुआ था। तो 1920 में कहाँ पर हुई? ताशकंद में। और 1925 में दोबारा कहाँ पर हुई है? कानपुर।
कानपुर को कम्युनिस्टों का हब कहा जाता था, क्रांतिकारियों का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 30 नंबर, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी? असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी। जमुना दास, ठाकुर दास, जयराम दास, दौलत राम, मणिकलाल वर्मा। तो 30 का क्या आंसर हो जाएगा? 30 का होगा जमुना दास ठाकुर दास ने किया था। ओके। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ। सूर्यनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, CR दास, बिपिन चंद्र पाल, जिन्ना, शंकर नायर, चंद्रवाकर के साथ जमुना दास ठाकुर दास ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया था। समझ गए? इतने लोग थे इसके विरोध में। कौन कौन से, फिर से पढ़ देता हूँ। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, CR दास, बिपिन चंद्र पाल, शंकर नायर और चंद्रवाकर के साथ जमुना लाल ठाकुर दास थे। इन लोगों ने विरोध किया था। और लिबरल फेडरेशन भी बनाया था इन्होंने कि हम सपोर्ट करेंगे 1919 के एक्ट का। याद रखना, हिस्ट्री का फैक्ट सही है। 31 नंबर, एक कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो 31 का MN राय, मानवेंद्र नाथ राय। 32 पर चलते हैं। 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी का अनुयायियों ने, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने, वामपंथी दलों ने, किसान सभा ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 32 का क्या हो जाएगा? गांधी जी का अनुयायी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको सरदार की उपाधि इसी समय मिली थी। बारदोली महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। अगला है कि किस प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार किया, लीग ने स्वीकार किया? 33 नंबर है कि कांग्रेस और लीग दोनों ने स्वीकार किया, कांग्रेस और लीग दोनों ने अस्वीकार किया। तो 33 का क्या हो जाएगा? ई आंसर हो जाएगा। किस प्रस्ताव को कांग्रेस और लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया था? कांग्रेस का तर्क था, कांग्रेस और लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए। कांग्रेस ये बोलती थी। और व्यवस्था और देशी रियासतों के प्रतिनिधि के लिए निर्वाचन के स्थान पर मनोनयन व्यवस्था को कांग्रेस को मान्य नहीं था कि मनोनयन होगा, निर्वाचन होना चाहिए। एकल भारतीय संघ व्यवस्था का होना मुस्लिम लीग के विरोध का कारण था। इस प्रकार स्पष्ट है कि किस प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने किए थे। बी और डी दोनों सही होना चाहिए इसमें। लीग ने अस्वीकार किया, कांग्रेस लीग ने दोनों ने, तो बी और डी दोनों होगा, इसीलिए तो ये आंसर होगा ना। 34 पर चलते हैं कि नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक जब 1947 में हुआ तो इसमें से किस नेता ने भारत के विभाजन का अंततः विवश होकर समर्थन कर दिया? तो 34 का हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। 34 का डी हो जाएगा। इतना खून खराबा हुआ कि इन्होंने अंत में आके समर्थन कर दिया कि ठीक है। रांची शहर स्थित है बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, झारखंड में। तो ये तो पता होना चाहिए, झारखंड की राजधानी ही है। 35 का डी हो जाएगा। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? गुरु शिखर पर्वत माउंट आबू। माउंट आबू अच्छी जगह है। किस राज्य में? राजस्थान में। ए हो जाएगा 36 का ए। आरावली श्रेणी जो है उसी का सर्वोच्च चोटी है ये। 36 का ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? कामेट, बंदरपूछ, दूनगिरी, नंगा पर्वत। तो 37 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, नंगा पर्वत। कहाँ है ये? POK में अभी पड़ता है। जब भारत जब बनाते हैं हम ऐसे ऐसे, तो यहाँ है नंगा पर्वत। तो डी हो जाएगा 37 का। निम्नलिखित में कौन सा नदियों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण की तरफ है? उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो 38 का क्या आंसर होना चाहिए? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। झेलम, रावी, चिनाब, सतलज। रावी, झेलम, चिनाब, सतलज। एक बार पॉज करके देखना खुद से करके। रावी, चिनाब, झेलम, सतलज कौन सा होना चाहिए? तो 38 का हो जाएगा झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। ओके, यही हो जाएगा इसका उत्तर से दक्षिण के लिए क्रम। नर्मदा और ताप्ती के बीच निम्न से कौन सी पर्वतमाला पानी का विभाजन करती है नदियों में? ये पूछा है कि दो जो नदियाँ बह रही हैं, नदियाँ नर्मदा और ताप्ती, इसके बीच में कौन सी पर्वतमाला है ऐसे ब्लॉक जैसे? वो ब्लॉक पर्वत भी है, बताओ। ये नर्मदा बह रही है, यहाँ पर ये कौन सी श्रेणी है? ये विंध्य श्रेणी है, ठीक है। और ये सतपुरा की श्रेणी है, और इसके नीचे सतमाला की श्रेणी है। तो बीच में कौन सी आ गई? सतपुरा। ओके, तो क्या हो जाएगा 39 का आंसर? 39 का ए हो जाएगा, सतपुरा। चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है
कर्नाटक तट, मालाबार तट, उत्तरी सरकार तट, कोंकण तट। तो 40 का क्या होना चाहिए? उत्तरी सरकार तट। उड़ीसा के तट पे है, उसको उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। निम्नलिखित में से 41 नंबर है कि निम्न में से किस प्रकार के बादल आने वाले चक्रवात के सूचक होते हैं? चक्रवात में कौन से बादल बनते हैं? तो 41 का आंसर क्या होगा? पक्षाव मेघ वाले बादल, ये आंसर हो जाएगा। पक्षाव मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इनका रंग उजला होता है एवं इनकी आकृति पक्षी के पंखों के समान होती है। ये मेघ चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं। 42 पर चलते हैं। दिन रात जिस कारण होते हैं वह है भूपरिक्रमण, भूपरिभ्रमण, पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव, 91 डिग्री पश्चिमी। तो 42 तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भूपरिक्रमण, घूमती है गोल गोल पृथ्वी अपने अक्ष पर, इसीलिए तो होती है ना। 43 को उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? समोच्च रेखा, रेखाच्छादन, रंगीन परत, पर्वतीय छाया। उच्चावच किस तरीके से दिखाया जाता है? मैपिंग का क्वेश्चन है ये, ज्योग्राफी का विशुद्ध। तो 43 का हो जाएगा समोच्च रेखा। एक समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। ओके, 43 का ए हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। 44, भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? लगान का विनिमय, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। कौन सा किया गया था? पट्टेदारी सुधार उपाय के संदर्भ में क्या किया गया था, ये पूछा है इसमें। तो 44 का क्या होना चाहिए आंसर? तो तीनों ही थे। लगान का विनिमय किया गया था, अवधि की सुरक्षा और पट्टेदारी के स्वामित्व की घोषणा। 1, 2, 3 तीनों ही सही होंगे। जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। 45 नंबर क्वेश्चन है, मतलब जाम्बिया की सीमा किससे नहीं लगती है, ये पूछा है। तो 45 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, बोत्सवाना से। अगर अफ्रीका बनाएंगे तो दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर है, यहाँ पर ठीक है बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका ठीक ऊपर पश्चिमी तट पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 कर लिया। 46 पर, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अपने बनावट के आधार पर शेष 3 से अलग है, मूल का है, मतलब अलग है? चूना पत्थर, सैंडस्टोन, सेल, संगमरमर, ये पूछा है इसने। तो 46 का क्या आंसर होना चाहिए? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, संगमरमर। ओके, 46 का क्या होगा? संगमरमर। क्यों है ये? क्योंकि एक रूपांतरित चट्टान है ये। जब CaCO3 ही है सारा, लेकिन ये रूपांतरित होकर संगमरमर बन जाते हैं, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित हैं कहाँ पर? दक्षिणी आल्प्स है न्यूजीलैंड में। उत्तरी आल्प्स कहाँ है? यूरोप में। तो यूरोप के वासी ही न्यूजीलैंड में बस गए, तो वहाँ पर उन्होंने पर्वत देखा तो उन्होंने उसका रख दिया कि वो नॉर्थ आल्प्स था वो यूरोप में, तो साउथ आल्प्स हो जाएगा न्यूजीलैंड में। तो 47 का डी हो जाएगा। ओके, 48 पे चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है क्या कहलाता है? पृथ्वी की सतह का वह भाग, जैसे मान लो ये भूकंप है, यहाँ का ये भाग, ये क्या कहलाता है? तो 48 का क्या आंसर हो जाएगा? 48 का आंसर होगा अधिकेंद्र कहलाता है ये, अधिकेंद्र। 49 है कि निम्नलिखित जल डमरुओं में से किस एक में से निकाली गई सुरंगें यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? तो कौन सा है? डेविड जल डमरू, डेनमार्क जल डमरू, डोवर जल डमरू, जिब्राल्टर जल डमरू। स्ट्रेट की बात कर रहा है, जो जल संधियाँ होती हैं उनकी बात कर रहा है। 49 का क्या आंसर होगा? 49 का हो जाता है सी, डोवर जल संधि। इसी के द्वारा अंदरी सुरंग से फ्रांस और ब्रिटेन जुड़े हुए हैं। इंग्लिश चैनल आता है दोनों के बीच में, इंग्लिश चैनल। 50 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए राष्ट्रवादियों का सर्वप्रथम प्रभावी प्रयत्न कब शुरू हुआ था? स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए राष्ट्रवादियों ने सबसे पहली कोशिश कब की थी? तो पूना पैक्ट में, सप्रू रिपोर्ट से, नेहरू रिपोर्ट से, जिन्ना के 14 सूत्रों से। नेहरू रिपोर्ट से, नेहरू रिपोर्ट पढ़ा होगा, मोतीलाल नेहरू जी ने इसे बनाया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका विरोध किया था, क्योंकि इसमें उसकी बात की गई थी, स्वराज की, अर्थात डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। 51वें का प्रत्यक्ष करों का पर वर्ष 2002 में डॉक्टर विजय एल केलकर की अध्यक्षता में कार्यदल द्वारा दी गई सिफारिशों में निम्नलिखित में कौन सी एक नहीं है? ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस पर जो विजय केलकर समिति ने सुझाव दिए, तो उनमें से निम्न से कौन सा एक उसमें से सुझाव नहीं है, ये पूछा है। तो 51 का क्या होना चाहिए? संपत्ति कर की समाप्ति, विधवाओं के लिए व्यक्तिगत आय की छूट सीमा को 1.2 लाख तक बढ़ाना, मानक कटौती को हटाना, सूचीबद्ध इक्विटी पर होने वाले लाभांश तथा पूंजी लाभ में कर में छूट। तो इसका आंसर है बी,
उन्होंने ये सुझाव नहीं दिया था कि विधवाओं के लिए व्यक्तिगत आय की छूट सीमा को 1.20 लाख रुपए तक बढ़ाना है। ठीक है, तो ये गलत है, बी। 52 पर चलते हैं। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? ये कब घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो 52 का क्या आंसर होगा? 52 का होगा ए, बेरुआरी संघ वाला मामला जो था। ओके, इसमें उन्होंने घोषित किया कि जो हमारा उद्देशिका है वो संविधान का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। 53 है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्यों के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है? मतलब कि जब हम समाजवाद की बात करते हैं तो हम संविधान के किस आर्टिकल को देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट मतलब इसको लीगल कर सकता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। तो 53 का क्या आंसर होना चाहिए? 53 का आंसर होगा अनुच्छेद 14 और 16, यही तो आंसर होगा, समानता का अधिकार। और 16 में क्या था? 16 में है कि विभेद कर सकते हैं हम समानों के साथ समान व्यवहार वाला। 54 नंबर पर चलते हैं कि सुमेलित कीजिए। 54 पर जाने से पहले एक चीज़ मैं बताता हूँ कि समान कार्यों के लिए समान वेतन जो है डीपीएस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो नीति निदेशक तत्व हैं हमारे संविधान में 36 से 51 तक, आर्टिकल 36 से 51 तक जो है, उसका भी भाग है समान कार्य समान वेतन। किस में? 39D में, आर्टिकल 39D आर्टिकल समान कार्य समान वेतन है। अगले पर चलते हैं। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अपशिष्ट विषय किस में आएगा? तो 54 का क्या आंसर होगा? बताओ जल्दी से देख के मैच करके। तो केंद्र सूची के तहत क्या आता है? जनगणना। बिहार सरकार तो जनगणना नहीं करवाती। 1 का 3 देखो पहले से किस में, एक ही से आंसर मिल गया, ले। तो 44 का ये हो जाएगा। बी का राज्य सूची, पुलिस और सार्वजनिक, बिहार पुलिस सुना है। समवर्ती सूची, सी का तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये तो दोनों में ही आते हैं। अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट अंतरिक्ष अनुसंधान, ये प्रधानमंत्री के तहत अवशिष्ट विषय है, ये केंद्र सरकार के तहत है। केंद्र सरकार में भी किसके तहत आता है? पीएम, डायरेक्ट पीएम के नियंत्रण में आता है। अवशिष्ट में अंतरिक्ष आता है, इसके अलावा एटॉमिक आता है, ये प्रधानमंत्री के डायरेक्ट कंट्रोल में आता है। अगला है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? नागरिकों को मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक मिले हैं भाई, ये बताओ। 12 से 35। आर्टिकल 12 में तो राज्य की परिभाषा है और 35 तक मौलिक अधिकार मिले हैं। 56 है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो कौन से हैं? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो 56 का क्या आंसर होगा? पढ़ा होगा। 56 का हो जाएगा 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, मूल अधिकार तो सबको पता होगा। सूची को मैच करना है। अनुच्छेद दिया हुआ, इधर उपबंध दिया हुआ है। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेद नहीं करेगा। ये कौन सा आर्टिकल है? तो कौन सा क्वेश्चन है ये? 57 नंबर। तो कौन सा आर्टिकल है ये, बताओ। अगला है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अगला है अस्पृश्यता का अंत। तो अस्पृश्यता का अंत किस में आता है? अगला है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजित या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। तो अस्पृश्यता का अंत किस में? डी का 3। और ये मूल वंश, जाति, धर्म, ये तो 15 में है। तो 2 को मैच करते हैं। डी का 3 कहाँ गया भाई? आ जाओ। डी का 3। उसके अलावा ए का क्या हो जाएगा? ए का 2 होगा, क्योंकि यही तो है समता का अधिकार। तो ए का 2, डी का 3 देखो किस में है? ए का 2, डी का 3 2 में है, इन दोनों में। उसके अलावा चलो मैच करते हैं। हमने और किसका मैच किया था? डी का 3 भी मैच कर दिया था, ए का 2 भी मैच कर दिया था। बी का 1, बी का 1 किस में है? सी आंसर हो जाएगा। और सी का 4 हो जाएगा। यानी कि जो अवसर की समता समानता की बात करते हैं, आरक्षण जो आता है वो आर्टिकल 16 और 15 से ही तो मूल रूप से आता है। 16 इसका उपबंध करता है। तो ये सी का 4 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा, बी का 1 और ए का 2 हो जाएगा। ओके, आर्टिकल तो मूल अधिकार का सबको याद होगा। पर्यावरण और वनों के संरक्षण हेतु भारतीय संविधान किस भाग में प्रावधान पाए जाते हैं? पर्यावरण के संरक्षण की बात कर रहा है तो 58 का क्या होगा आंसर? 58 का हो जाएगा
सूची संवर्ती में, राज्य के नीति सिद्धांत में, अनुच्छेद 51 मूल कर्तव्य में, मौलिक अधिकार में, तो आंसर ई हो जाएगा इसका। ओके, क्योंकि कर्तव्यों में भी लिखा हुआ है, कर्तव्यों में भी है और डीपीएस में भी है, इसलिए इसका आंसर ई होगा। अगला है, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है। कार्यपालिका विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता, या ई। तो 59 का क्या आंसर होगा? 59 का हो जाएगा सी। कार्यपालिका विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार का वर्गीकरण संसदीय एवं अध्यक्षात्मक के रूप में किया जाता है। सरकार का जो वर्गीकरण है, जो संसदीय किया था, अपने यहाँ संसदीय अध्यक्ष कहाँ है? अमेरिका में। तो ये किस आधार पर किया था? विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर, राजनीतिक और सिविल सेवकों के बीच संबंधों के आधार पर, लिखित और लिखित संविधान के आधार पर, दुष्परिवर्तन एवं सुपरिवर्तनशील संविधानों के आधार पर। तो 60 का क्या आंसर होगा? ए, विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर। केंद्र राज्य संबंध पर डॉक्टर पीवी राजमन्नार समिति गठित की गई थी तमिलनाडु सरकार द्वारा। 61 का सी हो जाएगा। 62 है कि राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? राज्यसभा और लोकसभा दोनों की समान शक्तियां नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने में, संविधान के संशोधन के विषय में, सरकार को हटाने के विषय में, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। तो 62 का क्या आंसर हो जाएगा? संविधान के संशोधन के विषय में। ये क्वेश्चन यूपीएससी का है, यूपीएससी का क्वेश्चन है प्री का। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, परामर्शदाता निकाय, प्रशासनिक प्राधिकरण, परामर्शी समिति, पर्यवेक्षीय प्राधिकरण। तो 63 का क्या आंसर होगा? 63 का हो जाएगा बी, प्रशासनिक प्राधिकरण होता है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति। 64 है कि मुद्रा और वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? वित्तीय अभिकर्ता और सलाहकार पूछा है सरकार का। 64 का क्या आंसर हो जाएगा? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही तो है। बाकी नाबार्ड तो हो गया रूरल के लिए, एसबीआई तो बैंक ही है, आईडीबीआई इंडस्ट्री के लिए हो गया। 65 पर चलते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और प्रयोजन करता है, किंतु किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का नहीं करता है। तो ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं, राज्य सरकारों का भी प्रबंधन करता है आरबीआई। तो ये पहला तो गलत ही हो गया। पहला अगर काट देंगे तो ये और ये कट गया, 2 ऑप्शन तो काट दिया, एलिमिनेशन से करते हैं। दूसरा है कि भारत सरकार कोष पत्र, ट्रेजरी बिल जारी करती है और राज्य सरकारें कोई कोष पत्र जारी नहीं करती। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा है कोष पत्र ऑफर अपने मूल्य से बट्टे पर जारी किए जाते हैं। तो 2 और 3 सही होना चाहिए। 65 का सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है दूसरा और तीसरा। 66 नंबर है कि निम्न से कौन एक शीर्ष संस्था नहीं है? तो 66 का क्या आंसर होगा? नाबार्ड है, राज्य सहकारी बैंक है, सिडबी है, भारतीय स्टेट बैंक कोई शीर्ष संस्था नहीं है। ये अपने आप में एक अलग एंटिटी है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 67 नंबर, जल्दी से बताओ। सी, जुलाई 1982, इंदिरा गांधी जी के दूसरे कार्यकाल में। अगला एक लघु कृषक विकास योजना आरंभ की गई थी। लघु कृषक विकास योजना 68 का क्या आंसर होगा? 68 का 1947, 1975, 1980, 1961। तो इसका आंसर दिया है ई। कब हुई थी ये बता देता हूँ, 1971 में हुई थी। 1971 में लघु कृषक विकास योजना आरंभ की गई थी। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक अंग है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, एक अमेरिकी संगठन है, गैट सदस्यों द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है। तो गैट, इसका आंसर डी हो जाएगा। 69 का डी हो जाएगा। और 1994 में मराकेश की संधि के बाद इसको WTO 1995 में बना दिया गया। 1995 में WTO बना दिया गया इसको। ओके, प्रकाश की गति कितनी है? प्रकाश की गति कितनी है? प्रकाश की गति मीटर पर सेकेंड में पूछा है, ये भी याद रखना। 70 का क्या आंसर होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह कौन सा होता है? गैस थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर, रेडिएशन पायरोमीटर, वाष्प दबाव थर्मामीटर, या ई ऑप्शन। 71 का क्या होता है? पायरोमीटर को हाई टेम्परेचर मापने के लिए यूज किया जाता है। किसको? पायरोमीटर को। 71 का सी हो जाएगा। अगला है 72 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। अवोगाद्रो अवधारणा नहीं, ये तो परमाणु वाला है। अवोगाद्रो नंबर भी एक परमाणु वाला। ऊर्जा संरक्षण नहीं। बर्नौली सिद्धांत, इस पर वायुयान उड़ती है। संवेग सिद्धांत पर काम करती है। ओके, 72 का सी हो जाएगा। अगले पर चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पर।
कि जब कि किसी सेविंग ब्रश को पानी में डुबाया जाता है, पानी में निकाला जाता है, तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं। इसका कारण क्या होता है? जब सेविंग ब्रश को पानी में से निकालते उसके बाल चिपक जाते हैं, क्यों बताओ? घर्षण, प्रत्यस्तता, श्यानता, विस्कोसिटी बोलते हैं श्यानता को इंग्लिश में। पृष्ठ तनाव को सरफेस टेंशन बोलते हैं। घर्षण फ्रिक्शन हो गया। प्रत्यस्तता मैं भी भूल गया हूँ इंग्लिश के क्या होता है, तो इसका डी होगा, सरफेस टेंशन। पानी के सरफेस टेंशन के कारण ही चिपक जाते हैं उस ब्रश। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है ये, देख लेना जाके। 74 का क्या होना चाहिए? प्रेशर कुकर जल्दी खाना पकता है क्यों? अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी का क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सी पर जो क्वथनांक होता है, इसके प्रेशर भी होता है। प्रेशर बदलने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। जैसे पहाड़ पर इसका क्वथनांक कम हो जाता है, इसलिए पानी वहाँ पर उबाल के नहीं बनाया जा सकता खाना जल्दी, पानी सारा वाष्पीकृत हो जाता है। तो 74 का सी हो जाएगा। आंखों के निकट दृष्टि दोष को निम्न के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है। आंखों के निकट दृष्टि दोष को, तो 75 का क्या आंसर होगा? बी होगा, अवतल लेंस। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। अर्धचालक चिप की बात कर रहा है, तो अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? तो 76 का क्या आंसर होगा? सिलिकॉन। सारे मोबाइल वगैरह में जो सिलिकॉन का चिप लगा तो वो तो सिलिकॉन का ही बनता है ना। सिलिकॉन वैली के नाम पर ही इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग वाले शहरों का नाम रखा, जैसे बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, अमेरिका में कैलिफोर्निया है। अगला, हिग्स बोसोन कण का सामान्य नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु, गॉड पार्टिकल, तो गॉड पार्टिकल 77 का सी हो जाएगा। गॉड पार्टिकल नाम है हिग्स बोसोन का। बोस भारत के साइंटिस्ट थे। 78वां क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं होती? हॉर्न चांदी, रूबी चांदी, जर्मन चांदी, ल्यूनर चांदी। तो सबको पता होना चाहिए 78 का जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। ओके, जर्मन सिल्वर में क्या सब होता है? निकल, तांबा, जस्ता का मिश्र धातु होता है ये जर्मन सिल्वर। ओके, हॉर्न चांदी, बाकी रूबी सिल्वर और ल्यूनर सिल्वर, इन तीनों में चांदी होता है, लेकिन जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है। क्या सब होता है इसमें? होता है निकल, तांबा और जस्ता। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो 79 का क्या आंसर होगा? 79 का हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ईंधन के अपूर्ण दहन जब भी होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। दम घोटू गैस। निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबा की मात्रा 50% से अधिक होती है? मिश्र धातु में किसमें तांबा की मात्रा 50% से ज़्यादा होती है? 80 नंबर का आंसर बताओ। 80 का आंसर हो जाएगा, 80 का आंसर होगा ई। पढ़ देता हूँ मैं इसका एक्सप्लेनेशन। पीतल में 68 से 71%, यानी कि पीतल भी हो गया, और तांबा शेष जस्ता होता है। कांसा में 88%, तो कांसा भी हो गया, इसलिए ये दोनों हो गया। जर्मन सिल्वर में भी तांबा 50% होता है और गन मेटल में 88%, तो 3 इसमें हो गया, चारों हो गए। चारों में तांबा जो होते हैं 50% से ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किसके द्वारा? हाइड्रोजन बम किसने बनाया था भाई? 81 का क्या आंसर होगा? ए, एडवर्ड टेलर द्वारा। परमाणु बम का आविष्कारक कौन था? अगला पे चलते हैं 82 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है? स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है ये? सिल्वर, सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन। तो 82 का क्या होगा? 82 का हो जाएगा सी, सिलिकॉन। बालू में भी सिलिका होता है, लेकिन कभी देखा है सिलिका को आँख से? उसको निकालना पड़ता है हमें। 83 नंबर। एक निम्नलिखित में किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? तो ये मकड़ी करती है, मकड़ी मादा को मार देती है। डीएनए में नहीं पाया जाता है? गुआनिन, एडेनिन, थाइमिन, यूरेसिन। तो डीएनए में क्या नहीं पाया जाएगा? तो 84 का हो जाता है सी, यूरेसिल। यूरेसिल नहीं पाया जाता है डीएनए में। ओके, 84 का सी हो जाएगा। 85 है कि पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर, पेट अथवा शरीर को देखने के लिए अंदर से, व्यक्तिकरण परिघटना पर, विवर्तन परिघटना पर, ध्रुवन परिघटना पर। तो 85 का क्या आंसर होगा? 85 का हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा ही हम देख पाते हैं पेट को, और एंडोस्कोपी उसी पर आधारित तकनीक है।
ये सारे पूछे हुए साइंस के क्वेश्चन हैं। बीएमडी परीक्षण किया जाता है किस में? गठिया हेतु, अस्थिर अंधता हेतु, अस्थि मैलेशिया हेतु, अस्थमा हेतु, किस में किया जाता है बीएमडी का परीक्षण? तो 86 का क्या आंसर हो जाएगा? 86 का हो जाएगा बी, अस्थिर अंधता हेतु। इसका फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी, कि बोन में आपके मिनरल कितने हैं ये जांचने के लिए बीएमडी का टेस्ट किया जाता है हड्डियों के लिए। 87 है कि निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने में किया जाता है? 87 का क्या आंसर होगा? डी, रेडियो सोडियम का। फिरोमोन्स पाए जाते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। फिरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? कीटों में, सांपों में, पक्षियों में, चमगादड़ों में। तो 88 का क्या आंसर हो जाएगा? कीटों में पाए जाते हैं फिरोमोन्स। और ये गंधयुक्त और वाष्पशील हाइड्रोकार्बन होते हैं जिससे उस जाति के अन्य सदस्यों की क्रिया का व आचरण में परिवर्तन हो जाता है। ओके, यही होता है फिरोमोन्स, ये कीटों में पाए जाते हैं। 89 नंबर है कि हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। जो शरीर में वसा की परत होती है किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? शरीर की उष्मा क्षय, आवश्यक शरीर द्रवों का क्षय, शरीर के लवणों का क्षय, वातावरण से हानिकर सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। 89 का क्या हो जाएगा? ये हीट से हमें बचाती है। इसीलिए जब हम ठंडे प्रदेश के जीवों को देखोगे, जैसे भालू, जैसे जो वाइट बियर होते हैं, जो भालू होते हैं, या अन्य जो जीव होते हैं जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं, याक वगैरह, उनके बड़ी मोटी चर्बी परत होती है वसा की, तो उष्मा नहीं क्षय होने देता है वो, ठीक है, उनको ठंड से बचाती है। हृदय कब आराम करता है? कभी नहीं, सोते समय, दोनों धड़कनों के बीच, यौगिक आसन करते समय, उपयुक्त में से कोई सा भी नहीं। तो 90 का क्या आंसर होगा? 90 का हो जाएगा सी, दो धड़कनों के बीच में आराम करता है हृदय। कुछ लोग सोच रहे होंगे सोते समय, अगर ऐसा होता तो कभी उठ नहीं पाता इंसान। 91 नंबर है कि बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है किसमें? लिम्फोसाइट का निर्माण, बी लिम्फोसाइट को कांस्टेबल ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। यह अस्थिमज्जा बनता है और हीरो मोरल को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो कहाँ बनता है? यह अस्थिमज्जा बनता है और इस शरीर को बचाता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत पूछा है। चावल किसका होता है बताओ? कार्बोहाइड्रेट। सेब, मूंगफली, सोयाबीन। तो 92 का क्या आंसर होगा? डी, सोयाबीन। वैसे अगर सोयाबीन आंसर में नहीं रहता, मूंगफली रहता और यहाँ गेहूँ लिख देता तो कौन सा आंसर होता? मूंगफली। मूंगफली भी अच्छा स्रोत होता है, लेकिन सोयाबीन वेजिटेरियन के लिए सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत होता है। जिनको बॉडी बनानी होती है रोज़ सोयाबीन खाना शुरू कर दो। 93 पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन एक जीवाणुजनित रोग है? जीवाणुजनित पूछा है, हर्पीज, पोलियो, टिटनेस, चेचक। तो 93 का क्या होगा आंसर? साइंस के क्वेश्चन है, 93 का डी होगा, टिटनेस। ये जीवाणुजनित है। देखो सब लोग ध्यान से सुनना, 30 से 31 क्वेश्चन के करीब में 32-33 साइंस से आते हैं और इनको छोड़ के जाना, कुछ लोग सोचते हैं जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से होते हैं कि साइंस को छोड़ के चले जाते हैं, हम बीपीएससी में हम कर ले जाएंगे। आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, सीधी सी बात। ओके, यही सच्चाई है। अगर आप साइंस को या किसी भी एक सेक्शन को बीपीएससी में छोड़ के जाने की गलती कभी मत करना। 150 क्वेश्चन दिखने में आसान लगते हैं, लेकिन ई ऑप्शन के कारण बहुत टफ हो जाता है एग्ज़ाम। 90 क्वेश्चन तक तो कोई खेल ही नहीं होता। 90 क्वेश्चन, 80-85 क्वेश्चन तो आसानी से, अगर आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और जीएस अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप कर ले जाएंगे। खेल शुरू होता है इसके बाद। 90 से ज़्यादा एक नंबर भी लाना मुश्किल हो जाता है, अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। तो इसलिए साइंस को ज़रूर करके जाना, और साइंस से मोस्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पूछता है, ठीक है। तो घटना चक्र वगैरह मैंने कराए हैं, या बाकी जो भी स्रोत आपको लोगे, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा मेरे चैनल से ही देखो, जहाँ से आपको देखना हो, लेकिन छोड़ के मत जाना साइंस को। तो 93 का क्या होगा आंसर? 93 का भी हमने देखा, टिटनेस। 93 का डी हो जाएगा। 94 नंबर पे चलते हैं। बायोनोमिक्स के बारे में कौन से निम्नलिखित कथन सही है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है जीवन का प्रबंध, या पारिस्थितिकी का पर्याय है, या प्राकृतिक तंत्रों के मूल्यों पर जोर देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। तो 94 का क्या आंसर हो जाएगा? 94 का हो जाएगा सी, 2 और 3 सही है। ओके। 95 है कि पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है? पर्यावरण समस्या के कारण 95 का बताना जल्दी से। डीडीटी के कारण।
डीडीटी बायो जैव आवर्धन करता है, बायो मैग्निफिकेशन, इकोलॉजी में पढ़ा होगा, तो उसके कारण से ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। जैव विविधता को अधिकतम संकट है किससे? प्राकृतिक निवास, वनस्पतियों के विनाश से, अनुपयुक्त क्रियाओं से, जलवायु परिवर्तन से, जल प्रदूषण से। तो किससे है? सबसे ज़्यादा पूछा है तो प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से। जैव विविधता के या किसी भी जीव के पूछे कारण क्या है कि इसका विलुप्त हो गया, सबसे पहली बात बता देना कि उसका आवास हम खत्म कर दिया मनुष्यों ने। आवास की समस्या, जो जानवर घुस आते हैं शहरों में, वो क्यों आते हैं? क्योंकि उनके रहने की जगह पर हमने अपना घर बना लिया है। 97 नंबर के दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किससे संबंधित है? दाची गांव की बात कर रहा है। 97 का क्या हो जाएगा? हंगुल, कश्मीर में है ये। यहाँ पर हंगुल नामक एक जीव पाया जाता है। 98 है, किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? रक्षाबंधन दिवस वृक्ष सुरक्षा दिवस, कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये तो। डी, बिहार, अपना बिहार। 99 नंबर है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा, कुमार कालिक प्रसाद सिन्हा, सर गणेश सिंह, आचार्य नरेंद्र देव। तो 99 का हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा जी। कल हमने इनको पढ़ा है, प्रमुख व्यक्तित्व, जो पिछला लेक्चर मैंने केबीसी नैनो के लिए उसमें पढ़ा है इनको। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है बिहार से रिलेटेड। इन्होंने बिहार के अलग राज्य बनाने के लिए बहुत संघर्ष किया था। गया जिले में देव स्थान पर किस पर्व के अवसर पर मेला लगता है? गया जिले के देव स्थान पर। 100 का क्या आंसर होगा? 100 का हो जाएगा सी, छठ। यहाँ सूर्य मंदिर है देव में, सूर्य मंदिर बहुत ही फेमस। और बोला जाता है कि गया के देव से ही, औरंगाबाद से ही, गया नहीं, औरंगाबाद से ही पहली बार छठ मनाया गया था औरंगाबाद जिले में। ओके, तो गया जिले में देव स्थल पर किस पर्व पर छठ में मेला लगता है? तो छठ के अवसर पर। 100 का सी। 101 नंबर है, 101 नंबर पर चलते हैं कि किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? ओके, तो झारखंड राज्य अस्तित्व में कब आया? तो 101 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, 2000 ईस्वी में। ओके, 102 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? बिहार से संविधान सभा के सदस्य राजेंद्र प्रसाद तो थे ही, A.N. सिन्हा, जगजीवन राम, श्यामानंद प्रसाद मिश्र। तो 102 का क्या आंसर हो जाएगा? 102 का हो जाएगा ई। क्यों भाई? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के लिए वर्ष 1946 में चुनाव हुआ और इसमें बिहार से A.N. सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम तीनों लोग शामिल थे। तो A.N. सिन्हा, जगजीवन राम और राजेंद्र प्रसाद जी तीनों थे। निम्नलिखित में कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? भागलपुर, पटना, कटिहार, पूर्णिया। 103 का क्या हो जाएगा आंसर? कटिहार। पूर्वी शहर का मैंने छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो में 30-30 सेकंड में करवाया है। बिहार के राज्य जो सीमावर्ती ज़िले हैं, तो पूर्वी का याद करने का क्या है तरीका? पुराना कभी बेकार नहीं। इसमें सब आ जाएगा, पूर्णिया आ जाएगा, किशनगंज आ जाएगा, भागलपुर आ जाएगा, बांका आ जाएगा। ओके, चलो अगले पर चलते हैं। जाकर तुम लोग भी थोड़ा सा मेहनत करो। देखो 103 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तभी हमने पढ़ा कौन सा, कटिहार था। 103 का सी हो गया। 104 नंबर है कि बिहार महान धार्मिक केंद्र है। किसका महान धार्मिक केंद्र है बिहार? 104 का क्या आंसर होगा? 104 का हो जाएगा सिखों के लिए भी है। क्यों? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ है। जैनों के लिए महावीर जैन का जन्म। बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए बिल्कुल 104 का डी हो जाएगा। पुराने बिहार की कितनी प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? बहुत ही पुराना क्वेश्चन, लेकिन बहुत बार पूछा। 105 का हो जाएगा बी, 45.85% जमीन लेकर बना था। 106 नंबर है कि 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था किसका? पर अभी कुछ देर पहले मैंने ऊपर नाम लिया था कि सैयद अहमद बरेलवी। तो किस आंदोलन का हो जाएगा? सन्यासी का? बिल्कुल नहीं। गोदखारी नहीं, मुंडा नहीं, वहाबी आंदोलन। 107 नंबर पर चलते हैं कि किसने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? अलग राज्य के रूप में राजकुमार शुक्ल, बाबू जगजीवन राम, राजेंद्र प्रसाद, दीप नारायण सिंह। 107 का क्या हो जाएगा? सी, राजेंद्र प्रसाद जी ने बिहार से को बंगाल से अलग करने के लिए। जब अलग हुआ तो उसमें उड़ीसा मिला हुआ था। उड़ीसा 1935 में अलग हुआ है हमसे। 108 नंबर है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में कृषकों की प्रमुख शिकायत किसके खिलाफ थी? गैर कानूनी कर, जमींदारों की दमन नीति, भू स्वामित्व की मांग, तीन कठिया व्यवस्था। 108 का क्या हो जाएगा? तीन कठिया व्यवस्था। 108 का डी हो जाएगा। 109 नंबर है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में जिलों के व्यवस्थित क्रम को पहचानिए। घटते क्रम में जनसंख्या घनत्व, यानी कि सबसे ज़्यादा वाला पहले, सबसे कम वाला सबसे बाद में। तो 109 का क्या आंसर हो जाएगा? 109 का हो जाएगा सी,
पटना, दरभंगा, वैशाली और सारण। ये जनसंख्या घनत्व के हिसाब से क्रमबद्ध कम होते होते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है पटना का। अगला है केसरिया सुप्रसिद्ध है किसके लिए? केसरिया पाल सेन तक्षण कला के लिए, बौद्ध स्तूप के लिए, विष्णु मंदिर के लिए, सूफी दरगाह के लिए। तो 110 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, बौद्ध स्तूप के लिए केसरिया प्रसिद्ध है। केसरिया चंपारण जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है। यहाँ पुरातात्विक महत्व का महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है। सम्राट अशोक ने यहाँ एक स्तूप का निर्माण कराया था। यह विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है, केसरिया स्तूप को। अगले पर चलते हैं कि बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था किसने? राजेंद्र प्रसाद ने, ब्रजकिशोर प्रसाद ने, महेश नारायण ने, हसन इमाम ने। किसने किया था? तो 111 का हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। और छात्र दल का गठन पूरे देश में सबसे पहले बिहार में ही हुआ था। 112 नंबर है कि बिहार में कुल उपलब्ध कृषि भूमि का कितना प्रतिशत सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 112 का हो जाएगा डी, 57% ऐसे हैं जो सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं बिहार में। अब ये शुरू हो गया तुम्हारा क्वेश्चन मैथ्स का, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं मैथ्स के क्वेश्चन को। 123 नंबर क्वेश्चन पर आ गए। इससे पहले कि मैथ्स क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया, आप बैठ के उसको बना लेना अगर आपको बनाना हो तो। 123 क्वेश्चन है कि वर्ष 21-22 के लिए स्विस ब्रोकरेज कंपनी UBS सिक्योरिटी इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित है? 21-22 के लिए पूछा है ये, तो पूछ सकता है क्वेश्चन में। 123 का हो जाएगा 9.5%, 9.5% है भारत की विकास की दर। अगला है कि निम्नलिखित में किस देश की सेना ने तात्कालिक सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया है? ये करंट अफेयर का हो गया। तो 124 का हो जाएगा डी, सूडान में। और ऐसा ही कहाँ पर हुआ है? अपने बगल में, म्यांमार में। सरकारी स्कूलों में 125 नंबर किस कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा कर दी है? तो 125 का क्या आंसर हो जाएगा? 12वीं तक फ्री में एजुकेशन। 126वां है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष मलबे समन प्रौद्योगिकी के परीक्षण के लिए सत्यापन के लिए शिनजियान 21 अंतरिक्ष से मलबा को हटाने के लिए शिनजियान 21 उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो 126 का हो जाएगा शिनजियान, जब भी दिखे तो चीन। ठीक है। 127 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 127 नंबर का बताओ। तो रजनीकांत जी को किया गया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। 67वीं 67th BPSC 67th दादा फाल्के पुरस्कार रजनीकांत। 128 है कि निम्नलिखित में किन दो देशों के बीच कोंकण शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? 128 का क्या आंसर हो जाएगा? 128 का हो जाएगा सी, भारत और ब्रिटेन के बीच कोंकण शक्ति का किया गया। 129 नंबर है कि हाल ही में यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से अलेक्सी नवाल्नी को सम्मानित किया गया। वह किस देश के नागरिक हैं? नवाल्नी नाम सुना होगा, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। 129 का बी, रूस का अपोजिशन पार्टी का था ये। व्लादिमीर पुतिन पर आरोप लगा कि इसने इनको जहर देकर मरवाने की कोशिश की। ओके, और ऐसे लोगों को यूरोप के लोग खूब बढ़ावा देते हैं जो पुतिन के खिलाफ खड़े हों। 130 नंबर है कि वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा किस देश ने कर दिया है कि 2060 तक हम कर लेंगे? तो 130 का हो जाएगा सी, सऊदी अरब ने बोला है ऐसा। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया? सबसे बड़ा बल्ला 131 का बी, हैदराबाद ने। 132 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ? 132 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, गुजरात में हुआ है। 133 है कि देश का पहला राज्य वन्यजीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया कहाँ पर? 133 का क्या हो जाएगा? डी, नागपुर में वन्यजीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला। अगले पर चलते हैं कि 134 नंबर निम्नलिखित में से किसने आयुष्मान भारत स्वच्छ अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया? आयुष्मान भारत स्वच्छ अवसंरचना मिशन। 134 का हो जाएगा ए, नरेंद्र मोदी जी ने, अपने प्रधानमंत्री ने। 135 है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है? 135 का आंसर हो जाएगा बी, 24 अक्टूबर को। 136 है कि हाल ही में किस देश में सल्मानोनेला बैक्टीरिया के संक्रमण के सैकड़ों मामले सामने आए हैं? साल्मोनेला बैक्टीरिया, थोड़ा सा मैं गलत पढ़ देता हूँ कभी कभी, साल्मोनेला बैक्टीरिया। तो 136 का क्या आंसर हो जाएगा सब लोग बताओ? सी, अमेरिका में आया था। नवंबर 2021 में होने वाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ प्रस्तावित था उस समय? तो 137 का क्या आंसर हो जाएगा? गोवा।
138 है कि निम्नलिखित में किस देश ने नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट ऑन क्लाइमेट रिपोर्ट जारी किया? नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट ऑन क्लाइमेट, तो 138 का क्या आंसर होगा? सी, अमेरिका ने जारी किया। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा रैंकिंग द्वारा कि इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो फीफा रैंकिंग में तो बहुत ही नीचे होते हैं, तो 106वां स्थान है हमारा। 140 है कि जर्मन स्पोर्ट बियर ब्रांड एडिडास ने किस भारतीय अभिनेत्री को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया? एडिडास जो है वो जर्मन कंपनी है, तो 140 का क्या होगा? डी, दीपिका पादुकोण को। 141 है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? डिजिटल मैपिंग मतदान केंद्रों के लिए निर्वाचन आयोग, तो सी हो जाएगा गरुड़ ऐप। अगले पर चलते हैं। 142 है केंद्रीय बजट 21-22 के अनुसार भारत का कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र आवंटन जीडीपी का कितना प्रतिशत है? स्वास्थ्य पर खर्चा पूछा है, तो 142 का क्या आंसर हो जाएगा? ए, 1.2%। 143 है कि राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत 10 राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया। वो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तुर्की के हैं, पता होना चाहिए। अर्दोगान वह राज्य सरकार जिसने प्रदेश में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है, किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़ सरकार ने। 145 है कि हाल ही के में मीनू मुमताज़ का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थी? 145 का क्या हो जाएगा आंसर? बी, अभिनय से संबंधित थी मीनू मुमताज। ओके, महमूद जो था कॉमेडियन, पुराने फिल्मों में देखा, उसकी बहन थी। 146 नंबर है कि हाल ही में किस तिथि को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया? 146 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, 24 अक्टूबर को मनाया गया। 147 है कि निम्नलिखित किस डायरेक्टर को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, किस डायरेक्टर को? तो 147 का हो जाएगा डी, इम्तियाज़ अली को नियुक्त किया गया। 148 वह देश जो लगातार तीसरे साल भी फाइनेंसिंग टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट पर बरकरार है, कौन होगा? एक ही देश है, अपना प्यारा सा पड़ोसी पाकिस्तान। 148 का सी। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 के 42 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है पेंशन सूचकांक में? तो 149 का क्या हो जाएगा? डी, 40वां स्थान है अपना। किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU ने ATD 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? 150 का हो जाएगा ई आंसर। क्यों? क्योंकि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन एकमात्र भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसने जीता है, और इनमें से कोई सा भी नहीं है। तो 150 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। आपके कितने सही हुए ज़रूर बताना मुझे। अगला जल्दी कल अपलोड हो जाएगा, कल परसों में। ओके, थैंक यू सो मच देखने के लिए।